45 इयर्स में पीरियड्स नहीं आए, हो सकता है मेनोपॉज की स्टार्टिंग हो सकता है कहीं प्रेगनेंसी भी हो, 55 के बाद हो, वो भी नेचुरल नहीं है, किसी ना किसी बीमारी के कारण होते हैं। पेरीमेनोपॉज कई बार 3 से 5 साल तक चलता है। ब्लीडिंग ज्यादा भी कभी-कभी शुरू हो जाती है। हो सकता है कोई बड़ी बीमारी भी हो। यस, यही एज है जब लेडीज को कुछ यूट्रस की और बीमारियां भी होती हैं। कई बार कैंसर की भी शुरुआत हो सकती है। ये मेंटली भी इफेक्ट करता होगा। कई लोगों के ना परिवारों में झगड़े हो गए, हॉट स्प्लैशेस आ रहे हैं, तो उसको गुस्सा भी आ रहा है। ये एक क्रिटिकल टाइम है। हो सकता है साथ के साथ एंजाइटी डिप्रेशन की उसको कोई पहले प्रॉब्लम चल रही हो। बहुत इम्पोर्टेंट है लेडीज को घर में समझ पाना। एक लेडी को कमरे में बंद किया हुआ है, जी इसको ना ऊपरी हो गई। जब मेनोपॉज आ गया, अब वो भी बस एक घर की एक गुड़िया की तरह उसको करके कोने में कर दिया जाता था। ये सेक्सुअल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस चीज का? सेक्स की डिजायर भी कम हो सकती है, पेनफुल सेक्स हो जाता है। आजकल कहते हैं मी नो पॉज, मतलब मेरा कोई पॉज नहीं हुआ है। जब एक लेडी 40 और 45 की उम्र में होती है ना, तो उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हम अलग अलग हिसाब से समझते हैं उन चेंजेस को, लेकिन वो एक सिचुएशन है जिसको मेडिकल सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं और उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो आज का जो हम लोगों का जो एपिसोड है ये मेनोपॉज के ऊपर ही है और जो हम लोगों के आज गेस्ट हैं वो है डॉक्टर रेणु चक्रवर्ती। और डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी ये है कि ये पता नहीं कितने सालों से गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और आज हमारे शो के ऊपर ही हमारे गेस्ट हैं। डॉक्टर रेणु, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ कन्वर्सेशन नीरज कौशिक। थैंक यू नीरज जी, मुझे इस चीज़ के लिए बुलाने के लिए, लेडीज़ की इस प्रॉब्लम मेनोपॉज के बारे में कुछ डिस्कशंस करने के लिए। लेट अस टॉक अबाउट इट। जी, शुरू करते हैं। ये मेनोपॉज सुनते हैं बहुत है हम लोग, है ना? और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप प्लीज। मेनोपॉज एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना किसी भी विमेन की, किसी भी विमेन की लाइफ में है। जैसे कि एज बढ़ती है, 10 12 13 साल की लड़की होती है, उसको पीरियड्स शुरू होते हैं, उसे मेनार्की कहते हैं। सो ये मेनार्की जो होता है, इट इज़ बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव करियर। क्योंकि बायोलॉजिकली कोई भी लड़की, फीमेल्स फॉर दैट मैटर, उनकी बायोलॉजिकली उनको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें और अपनी अगली जनरेशन पैदा कर सकें। ये एक स्टेज है मीनार्की। फिर धीरे-धीरे लेडीज़ की रिप्रोडक्टिव एज टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाती है, उसे फिर मेनोपॉज़ कहते हैं। क्योंकि मेनोपॉज़ में एक होता ये है कि लेडीज़ के जो ओवरीज़ में है एग्स फिनिश हो जाते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, फिर आगे इनके बेबीज़ नहीं पैदा हो सकते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आफ्टर दिस। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जो हर औरत के साथ समय के साथ होना है, एजिंग जिसे कहते हैं, ये हो। ये वर्ल्ड वाइड एजिंग इसकी 40 टू 45 होती है या कंट्री वाइज चेंज भी हो जाती है? जनरली हम ये अगर वाइड लेकर चलें, इसकी वेरिएशंस 45 टू 55 इयर्स है। किसी-किसी कंट्री में 45 टू 50 इयर्स, किसी कंट्री में 50 टू 55 इयर्स है। ओवरऑल हम अगर 45 इयर्स की एज के बाद पीरियड्स बंद हो जाएँ, दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। 45 से पहले, 40 के बाद हो, 45 के बीच में हो, इसे हम अर्ली मेनोपॉज़ कहते हैं। ओके। अगर 40 इयर्स से पहले हो जाएँ, इसे हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ कहते हैं। ओके। और अगर 53 या 55 इयर्स के बाद हो, उसे डिलेड मेनोपॉज़ कहते हैं। तो इनमें फ़र्क है ये, तो इसका क्या बॉडी को नुकसान होता है लेडीज़ की? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 40 से पहले हो जाए, दैट इज़ नॉट नेचुरल। या 55 के बाद हो, वो भी नेचुरल नहीं है। किसी ना किसी बीमारी के कारण होते हैं। तो हमें या तो रूट कॉज़ ऑफ बीमारी ट्रीट करना पड़ता है, या अगर हमें कोई कारण नहीं मिला, तो सिर्फ़ उसके सिम्पटम्स को ट्रीट करना पड़ता है। तो सिम्पटम किस तरह के हैं? क्योंकि आमतौर पे ना लोग इसको इतना डीप नहीं समझते, परिवारों में ख़ास करके, और जो लेडीज़ हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। उनको तो लगता है कि मैं बीमार हूँ। तो पर जैसे आपने भी बताया ना कि ये बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल सिचुएशन कंडीशन है, जो हर लेडीज़ के साथ में आती है।
जैसे आप आमतौर पे ना लेडीज़ को पता ही नहीं होता कि ये एक ना नेचुरल सिचुएशन है, तो उनको लगता है कि मैं तो बीमार ही हूँ। बिल्कुल सही तो कहा। इसके अगर अगर उनको पता करना है कि उनका ये सिचुएशन मेनोपॉज़ की आ गई है, तो जो सिम्पटम्स की आप बात कर रहे थे, कुछ सिम्पटम्स आप बताएँगे प्लीज़? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेडीज़ की बॉडी में कुछ एज के साथ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल मेनोपॉज़ होने से पहले ही 1-2 साल पहले ही कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ओके। उसे पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं। अगर लेडीज़ को इस चीज़ की नॉलेज ना हो, तो वो ये सोचना शुरू कर देती हैं कि शायद मैं बीमार हूँ। जी। तो किसी भी बीमारी को बीमारी का नाम देने से पहले हमें अपने शरीर की फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल वर्किंग ज़रूर समझनी चाहिए। एज के साथ यू कैन से कि 38-40 साल की एज के बाद थोड़े-थोड़े पीरियड्स नॉर्मल रूटीन में कम होने शुरू हो जाते हैं। थोड़े से लेट भी आने शुरू हो जाते हैं और थोड़े कम दिन रहते हैं। ओके, हमारी लैंग्वेज में हम इसे बीमारी नहीं कहते, ये पार्ट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ओके। इससे पहली बात कि पीरियड्स कैसे आने शुरू हो जाते हैं कि हम हर आए दिन एक पेशेंट देखते हैं, मान लो उसकी एज 44-45 इयर्स है और उसको पीरियड्स नहीं आए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 45 इयर्स में पीरियड्स नहीं आए, हो सकता है मेनोपॉज़ की स्टार्टिंग हो सकता है कहीं प्रेगनेंसी भी हो। एग्ज़ैक्टली। तो ये इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो अपने सिम्पटम्स के बारे में समझे और फिर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले। इसके अलावा भी कुछ सिम्पटम्स होते हैं? पहला भी जो सिम्पटम है वो तो यही हो गया। जी। जैसे-जैसे ये ट्रांज़िशन जिसे पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं, जैसे-जैसे ये टाइम आता जाता है, कुछ-कुछ और भी क्योंकि हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाते हैं। ओवरीज़ में से कुछ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, जो बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी में कुछ और हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ मेंटल, इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं? बिहेवियर चेंजेस लाइक भी, इरिटेबिलिटी, हाउ? नर्वसनेस, हॉट फ्लशेस शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं मुझे। पसीने आ रहे हैं और एकदम स्वेटिंग शुरू हो जाती है, फिर ओके। सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, पसीने भी आ रहे हैं और ठंड भी लग रही है? हाँ, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कहीं भी पानी आ जाता है, तो वो पानी इवेपोरेट करता है तो ठंड हो जाती सर्दी लगती है। ओके, ओके, ये हॉट फ्लशेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, एंग्ज़ायटी, किसी भी काम में मन ना लगना, ओके। बड़ी वर्थलेसनेस की सिचुएशन कि ये मेरे से हो नहीं रहा, लैक ऑफ एनर्जी हम इसे कहते हैं। ये बड़े कॉमन सिम्पटम्स हैं। मूड चेंजेस, बार-बार गुस्सा आना। ओके। अगर इस तरह के सिम्पटम्स आपको भी आ रहे हैं और आपकी भी एज अगर 40 और 45 के बीच में है, तो आपके जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो काइंडली कमेंट में ज़रूर डालो अपनी स्टोरी, ताकि और लोग भी इसको समझें और लेडीज़ भी इसको समझें और अकॉर्डिंगली उनको पता लगे कि उनकी सिचुएशन मेनोपॉज़ की है, उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब अभी तक आपने जैसे बताया ना कि 3 स्टेजेज़ हैं इसकी, ठीक है? तो ये कितनी देर चलता है? या सपोज़ करें एक लेडी का ये मेनोपॉज़ सिचुएशन शुरू हो गई, तो ये कितने साल तक चलती रहती है? पेरीमेनोपॉज़ कई बार 3 से 5 साल तक चलता है ओके, कि पीरियड्स एक्चुअली बंद होने से 3-4 साल पहले ही पेरीमेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है। पीरियड्स जनरली लेट आते हैं पर किसी-किसी 10 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स लेडीज़ को कई बार जल्दी भी आने शुरू हो जाते हैं, अच्छा, ज़्यादा भी आने शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा भी कभी-कभी शुरू हो जाती है। ओके, ऐसे केसेस में अगर जल्दी आने शुरू हो जाएँ, ज़्यादा आएँ, तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या ये मेनोपॉज़ का पार्ट है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि यही एज है जब लेडीज़ को कुछ यूट्रस की और बीमारियाँ भी होती हैं। शुरू हो जाती है। जैसे हम फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं और इन रेयर केसेस कई बार कैंसर की भी शुरुआत हो सकती है। नॉर्मल इज़ कि पीरियड्स लेट आएँ, कम दिन चलें। ओके, अगर ये हो रहा है आफ्टर 40-45 तो इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा आते हैं, तब किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूर बनता है। मूड चेंजेस
और इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होना, लैक ऑफ स्लीप, इसके भी हमें इसके पास ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 40 से 45 जिसकी अगर एज है और इस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है मेनोपॉज़ का ही हो सकता है कोई बड़ी बीमारी भी हो। यस, तो यही एज है। रादर देन आप सिंपल एक फिज़िशियन के पास जाएँ, तो मेरे हिसाब से आपका ये सुझाव है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाएँ और अकॉर्डिंगली सब चीज़ें चेक कराएँ। इन केस अगर ये मेनोपॉज़ सिचुएशन है फिर तो ये कुदरती है, तो ये तो आएगी अपने समय तक रहेगी और उसके बाद में अपने आप जो भी रहेगा। अब मेनोपॉज़ आया, जितने भी पीरियड तक ये रहा लेडी के बॉडी में, ये मेंटली भी इफ़ेक्ट करता होगा फिर कहीं न कहीं? बहुत ज़्यादा लेडीज़ ये सोचती हैं कि हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हुँ, लेकिन एक्चुअली इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता जितना कई बार हम इसको ब्लेम करते हैं। करते हैं। हम अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस से, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज़, इन सब से इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब सिचुएशन आती है ऐसी और ज़रूरी नहीं है इसके लिए दवाई ही काम करेगी, लेकिन अदर चीज़ें भी काम कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें मेनली, एक तो पहली बात, ये बीमारी नहीं है। नहीं है। इसको हमने बीमारी का नाम ही नहीं देना, ये नेचुरल स्टेज ऑफ लाइफ़ जी। है। इसको हमने नेचुरल लाइफ़स्टाइल से ही ठीक करना है। मैं इसके बारे में ना 3-4 लोगों से बात कर रहा था, मेनोपॉज़ के बारे में, कुछ पढ़ भी रहा था इसके ऊपर, तो मैंने ये देखा कि कई लोगों के ना परिवारों में झगड़े हो गए शुरू। झगड़े इसलिए शुरू हो गए क्योंकि इसी एज के अंदर आके उनके बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, उनकी भी प्रेशर होता है। साथ में वो लेडी का ना बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया, वो चिड़चिड़ी रह रही है और वो जैसे आपने बताया हॉट स्प्लैशेज़ आ रहे हैं, तो उसको गुस्सा भी आ रहा है। तो सभी उसको ये पाते हैं कि ये तो चेंज हो गई। तो वो सडन चेंज को ना वो फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेरे हिसाब से ये फैमिली को भी जानना ज़रूरी है कि वो बदली नहीं है, वो एक सिचुएशन है मेडिकल जो आई है। तो आई थिंक इसमें तो फैमिली का रोल ज़्यादा बड़ा बना ना। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है लेडीज़ को घर में समझ पाना। घर में लेडीज़ जो वुमेन ऑफ द हाउस हैं, वो मेन केयर गिवर ऑफ द हाउस होती हैं। बिल्कुल। वो सभी का ध्यान रखती हैं, हस्बैंड का, सास-ससुर का, बच्चों का। फिर क्योंकि वो लेडीज़ होती हैं, लड़की होती है, वो कहते हैं ना कि अ सन इज़ योर सन टिल ही ब्रिंग्स हिज़ वाइफ, और डॉटर इज़ योर डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। वो यस। साथ के साथ अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रही होती है। लेकिन अब वो कुछ ऐसी सिचुएशन पर आ रही है कि इतनी सारी सिचुएशंस को कई बार कोप अप नहीं कर पाती है। जी। तो सब लोगों ने कभी ये तो सोचा ही नहीं होता कि वुमेन ऑफ द हाउस का भी ध्यान रखना है। सब लोग तो उसकी तरफ देखते हैं कि वो तुम्हारा ध्यान ध्यान रखेगी। रखेगी। किसी के मन में कभी कोई कंडीशनिंग होती नहीं कि घर की औरत की भी कोई डिमांड्स होती हैं। उसकी वो सबको खाना परोस कर देगी, जी। पर अपने लिए जो बचा-खुचा होगा, सिर्फ़ वही खाएगी। ये रियलाइज़ नहीं करती कि उसे अपनी बॉडी, अपनी डाइट या अपने रूटीन पर कितना इन्वेस्ट करना है, कितना ध्यान रखना है। ये एक क्रिटिकल टाइम है, जब लेडीज़ को अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ताकि इस चेंजिंग फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ को वो ठीक से मैनेज कर पाएँ। और परिवार को ये चीज़ समझना, सडनली, कि जो मेन केयर गिवर था वही पैरालाइज़ हो गया, तो सारे परिवार में एक तरह से कह दो अ, हड़बड़ी मच जाती है कि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर हमारी फैमिली सारी ठीक से इस पर्टिकुलर सिम्पटम से, इन सारी चीज़ों से अवेयर होंगी और लेडी ऑफ द हाउस का ध्यान रखेंगी, इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड घर में सारा वर्क शेयरिंगली ली करना चाहिए। करेंगे, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी ओवरकम हो जाती है। आई थिंक ये फैमिली वालों के लिए एक एक्शन लेने का टाइम है। तो आपके घर परिवार के अंदर अगर कोई भी लेडीज़ हैं जो 40 और 45 एज की हैं, तो आई थिंक उनका बनता है ध्यान रखना। और ये जो डिस्कशन हमारी हो रही है, इसको काइंडली आप शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। आप लड़की हैं, आप लड़के हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, पहले तो इसको आप समझें कि जो लेडीज़ इस उम्र से बी गुज़रती हैं, उनके साथ में एक ये नेचुरल सिचुएशन आती है, तो बजाय इसके कि हम उनको ब्लेम करें कि ये चेंज हो गई है,
बिहेवियर में इसके फ़र्क आ गया है, ये अब गुस्सा करती है, हम समझें कि उसके साथ में वो सिचुएशन आई है और इस सिचुएशन में मदद करना हम लोगों का एक फ़र्ज़ भी बनता है। तो इसको शेयर भी करें और जो आपके घर में इस तरह का कोई मेंबर है, उसकी मदद आप ज़रूर करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मदद के अंदर कई तरह की चीज़ें जिससे आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, हमारी एशियन फैमिलीज़ में जी, कभी भी जो लड़कियाँ थी, उनको कभी भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं दी जाती थी। नहीं जी आती। पैदा होने से शादी होने तक एक बहुत अच्छी, मैंने अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छी पोएम्स कहीं किसी एक पोएट थी उसकी सुनी थी जी, कि लड़कियां भी कैसी होती हैं, पहले तो अनचाहे पेट में आ जाती हैं, जी, फिर कितना भी लड़ता रहो पैदा भी हो जाती हैं, जी, कुछ भी ना खिलाओ फिर भी बड़ी हो जाती हैं, गंदे से गंदे कपड़े पहनाओ फिर भी सुंदर लगती हैं, छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ाओ फिर भी मेरिट में आ आ जाती हैं, जाती हैं। कुछ भी उनको कुछ भी ना दो फिर भी वो पूरा प्यार देती हैं तुम्हें, जी, हर किसी की केयर करती हैं। ये हमारे एशियन कल्चर में लड़कियों की डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी कमी कि घर में लड़कियों का कभी इतना ध्यान ही नहीं रखा जाता था। इसीलिए एज अ मैटर ऑफ रिफ्लेक्स कभी लड़की की अपनी आदत ही नहीं बनी थी कि अपना ध्यान रखे, कभी अपनी डाइट, अपनी अपने लिए कोई एक्सरसाइज, डाइट इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखती थी। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब जब वो ज़िंदगी के यू कैन से 45-50 इयर्स पर पहुँचती है तो एक तरह से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। पहले टाइम्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। नहीं थी। तो लेडीज़ 45-50 इयर्स तक उसके अपने बच्चों की भी बेटों बेटियों की सबकी शादी हो चुकी होती थी। तो एट दैट एज उसको एक तरह से कह दो कि जब मेनोपॉज़ आ गया, अब वो भी बस एक घर की एक बुढ़िया की तरह उसको करके कोने में कर दिया जाता था क्योंकि उसको टेक ओवर करने के लिए उसकी बहुएँ बहुएँ आ आती गई। थी। आजकल लेट मैरेजेज़, लेट चाइल्ड बियरिंग इन सब के कारण एट 45-50 अभी उसकी इतनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी हुई ही नहीं होती। शी इज़ स्टिल सेंटर ऑफ द फैमिली। तो उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी इतनी ज़्यादा होती हैं, पर उसका शरीर अभी इतना थोड़ा-सा यू कैन से कि स्लो डाउन हो जाता है। तो वो कोप अप नहीं कर पाती अपने जो ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सारे रूटीन को कोप अप करना। तब कम्स द रोल ऑफ फैमिली कि अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शेयर करें हम तो सारी। इन केस अगर सपोज़ करो वो ध्यान ना दे पाए अपना, जैसे आपने बताया ना कि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें शादियाँ लेट हो रही हैं, फिर बच्चे लेट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेट तक निभाते हैं लोग। तो अगर किसी लेडी की सिचुएशन आई हुई है, वो केयर नहीं कर पाई सपोज़ करो, तो क्या ये बड़ी प्रॉब्लम की तरफ भी जा सकती हैं चीज़ें? बिल्कुल ठीक कहा कि मेनोपॉज़ के बाद एक और स्टेज आ जाती है पोस्ट मेनोपॉज़। ओके, जनरली 5 इयर्स जब मेनोपॉज़ को हो जाएँ, उसे हम पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज होती है और बॉडी में एस्ट्रोजेन्स की इतनी कमी हो जाती है कि बोन्स वीक हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हम इसे। ओके, जब तक लेडीज़ को पीरियड्स आ रहे होते हैं, जी, तब तक उनमें जनरली हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम हो जाते होते हैं। लेकिन एक बार मेनोपॉज़ आ जाए, तो उसमें भी फीमेल्स एंड मेल्स दे आर बोथ एट द सेम रिस्क। हार्ट डिज़ीज़ के फीमेल्स को भी उतने ही चांसेस रह जाते हैं। ओके, एंड थिर्डली एस्ट्रोजन की कमी करके यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इन्फेक्शंस काफ़ी होते हैं। इन्फेक्शंस बड़ी कॉमन। सो ये 3 चीज़ें पोस्ट मेनोपॉज़ल लेडीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। पर अगर राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज़, राइट विटामिन सप्लीमेंट्स लिए जाएँ, तो इनके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। होता है ऐसा नहीं है कि हम मेनोपॉज़ आ गया तो अब अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हुँ, है। वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आवर बॉडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लड़कियों की हेल्थ के बारे में शुरू से ही ध्यान रखना है जितना लड़कों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हैं।
उनको मिल्क, कैल्शियम, प्रोटीन डाइट ये भी उतनी ही मात्रा में चाहिए होती है, जितनी मेल्स को चाहिए होती है। ये हमारे परिवारों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ना वो बोलते हैं कि मैं तो मेरी तो उम्र काफ़ी हो गई है, लेडीज़ बोलती है मैंने देखा है कई दफ़े, तो मुझे नहीं इतनी सारी डाइट चाहिए, अब मैं हज़म नहीं कर पाऊँगी। तो ये तो जो जवान होते हैं उनके लिए होता है कि वो खाएँ बहुत सारा, तो ये तो फिर गलत हो गया। बिल्कुल ठीक कहा कि अगर डाइट वो नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, हुँ, लेकिन जैसे-जैसे एजिंग होती जाती है, जी, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हम कहते हैं कि डीजेनरेट कर रहे होते हैं, एक तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं। अब उनको रीजनरेट करने के लिए हमें उतने ही प्रोटीन्स और कैल्शियम्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम करनी पड़ेगी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स ये ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारी लेडीज़ हमारे पास आजकल जितने भी पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछो क्या खाते हो? खाना ठीक खाती हूँ, 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को खाती हूँ। दूध कितना लेते हो? दूध तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं पीती हूँ तो मेरा पेट में दर्द शुरू हो जाती है। दे आर नॉट टेकिंग मिल्क, कर्ड जितने भी प्रोटीन्स और कैल्शियम्स के सोर्सेज़ हैं, बाय एंड लार्ज हम सब इंडियंस हैं भी वेजिटेरियंस। हम कोई भी और अंडा, चिकन, फिश वगैरह लेते नहीं हैं। एक तरह से ये कह सकते हो कि उनके शरीर में पूरे दिन में प्रोटीन्स की कंज़म्पशन बहुत कम होती है। एक्चुअली एक शरीर को, ह्यूमन बॉडी को 1 टू 1.2 मिलीग्राम्स पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन्स की एवरी डे ज़रूरत होती है। सो एवरेज अगर आप लेकर चलें कि 60 केजी की एक लेडी है, उसको एटलीस्ट 50 से 60 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत है। चाहिए डेली। बिल्कुल। जब हम जवान होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम दाल, रोटी इतनी ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं कि उनके प्रोटीन्स हमारा वो डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। जब हमारी एज हो जाती है, हम इतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। रोटी के साथ रोटी तो हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हमें उतना दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्रोटीन्स, मिल्क, कर्ड पर ध्यान देंगे, तभी हमारी बॉडी रीजनरेट करेगी। अदरवाइज़ वो सारी बॉडी में बिल्कुल सारी मसल वीकनेस और मसल मास बिल्कुल कम हो जाता है। एक ना मैं गाँव में गया था एक, काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो वहाँ मैंने देखा गाँव में लोग ना एक लेडी को एक कमरे में बंद किया हुआ है। तो शी वाज़ ऑफ द सेम एज 40-45 साल की थी। और उन्होंने कहा कि जी इसको ना ऊपरी हो गई और इसके अंदर तो कोई आत्माएँ आ गई, शैतान आ गया। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत गुस्सा करती थी, सबसे लड़ती थी। तो उन्होंने जी वो ना झाड़े वाला मँगाया। वो झाड़े नहीं करते, झाड़े टूने-टोट के जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो आपके पास आया कोई इस तरह का सीन? कोई पेशेंट ऐसा आया हो? और ऊपर से ये झाड़े वाली जो-सी चीज़ है, अ, क्या इसमें भी है? वैसे तो मैं जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, बट ये गाँव में बहुत चलता है। क्योंकि अर्बन जो हो गए वो समझते हैं, डॉक्टर्स के पास साइकेट्रिक रीच भी है। इलनेसेस दिस इज़ कॉल्ड कि वो गुस्सा आ रहा है या उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। हुँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके। तो इट इज़ नॉट ओनली कि मेनोपॉज़ की सिचुएशन है, वो हाँ, दूसरी भी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि उसको कोई हाँ, साइकेट्रिक इलनेस हो गई है, ओके। जिसको ये सोचते हैं। हुँ, तो हमने मेनोपॉज़ के चेंजेज़ की को तभी लेबल करना है हुँ, कि अगर उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, हुँ, अगर उसको कोई और बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो पहले डिप्रेशन या कह दो एंग्ज़ायटी की और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हुँ, इसलिए हमें मेनोपॉज़ हमने किसी भी उसके चेंजेज़ को नॉर्मल तभी लेबल करना है, अगर हम बाकी सारी प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर चुके हैं। ओके, फाइन। ये पहले हर चीज़ का क्योंकि मेडिकल या डॉक्टरी इलाज नहीं होता था, हुँ, सब जगह डॉक्टर्स भी अवेलेबल अवेलेबल नहीं नहीं है। थे, तो हुँ, हम हर चीज़ में बहुत बार होम रेमेडीज़ करने की कोशिश कोशिश करते, करते। जिसमें झाड़ा दिलवाना वाज़ हाँ, वन पार्ट वन पार्ट। ऑफ लाइफ। मैंने पता क्यों पूछा? क्योंकि अर्बन के अंदर तो चलो हम कह सकते हैं कि हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी जो हम लोगों की पॉपुलेशन है या वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है गाँव में।
तो गाँव में पुरानी परंपराएँ जिस तरह से चली आ रही हैं, ठीक है? उसके हिसाब से वो करते हैं। चलो, वो अच्छी चीज़ है, वो अगर उनको इससे कुछ इफ़ेक्टिवली इफ़ेक्ट कुछ मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन वैसे अगर बात करें कि इस सिचुएशन के हिसाब से जो-जो ये सिम्पटम आ रहे हैं, तो ये सिम्पटम समझाते हैं कि मेनोपॉज़ के चांसेस हैं और एक ये रूटीन के अंदर आए हैं और अपने आप चले जाएँगे, अपने हिसाब से। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि सोशल और डाइट के और मेंटली उसको हम लोग पीसफुली रखें, तो वो जो पीरियड या स्पेसिफ़िक आया है, वो उसका अच्छी तरह से निकल सकता है। दिस चलो दिस माय देखिए, टेक। हमने कोई लेडी आई हाँ, 45-50 साल की है, हमने चेकअप कर लिया, सब कुछ देख लिया और कोई बीमारी नहीं है, तो जी, हमने उसको मेनोपॉज़ लेबल कर दिया कि अब आपकी प्रॉब्लम्स मेनोपॉज़ के कारण हैं। जी, ये हम मतलब कर एक सकते हैं। डॉक्टर ही इस चीज़ को लेबल कर सकता है, सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करके। ओके, हो सकता है साथ के साथ एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की उसको कोई पहले प्रॉब्लम चल रही हो, जो अब मेनोपॉज़ में बढ़ गई हो। अब नाउ व्हाट टू डू? लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ओके, कि जितना नेचुरल हेल्दी खाना खाया जाएगा, उसमें वो ठीक रहेंगी। जितने टिन्ड फूड्स, बाज़ार का खाना क्योंकि उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ार के खाने में और मसाले भी कई तरह के डिफरेंट मसाले, डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। अगर तुम एक बार आउटसाइड फूड ही बंद कर दो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसमें क्योंकि हम तुम जो घर में खाना खाते हो, वो बिल्कुल नेचुरल हेल्दी डाइट जी, होती वो है, लिमिट्स में है वैसे। लिमिट्स में होती जी, है। मिल्क, कर्ड का कंज़म्पशन ठीक रखिएगा, ठंडी चीज़ें खाइएगा। दूसरे खुली हवा में जनरली नॉट क्लोज्ड एयर एक्सरसाइज़ेज़ नहीं, जिम नहीं, खुली हवा में 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज़ जन जस्ट वॉक ही सबसे अच्छा एक बहुत बड़ा इस मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स को ट्रीट करने का बहुत अच्छा उपाय है। अवॉइड अल्कोहल, कैफ़ीन, चाय की कंज़म्पशन कम कर दो। ओके। तो समय ये पर पॉइंट्स उठो, स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा क्योंकि लेडीज़ जो इंडिया में है ना, वो चाय तो छोड़ ही नहीं सकती। नहीं छोड़ सकती हुँ, और अर्बन एरियाज़ में आजकल अल्कोहल भी शुरू हो गया है शुरू ट्रेंड। हो गया है। हमें उसके बारे में भी उनको काउंसल करना है कि इस ये चीज़ें छोड़ेंगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, समय पर उठना, समय पर उठ सोना, आधी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो सबसे सिमिलर पहला यही है। और होता ये है कि इनका बच्चे बड़े हो गए, चले गए सब, अब देयर इज़ नथिंग कि सुबह उठने का एक मोटिव खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो वो सुबह देर तक सोती रहेंगी हुँ, और बिगिनिंग ऑफ डिप्रेशन शुरू हो जाती है। ओके। एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेनोपॉज़ल चेंजेस के सिंड्रोम को ठीक करने के लिए। साथ के साथ इस एज में आप ये कह सकते हो, एक हम टर्म कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ओके। बच्चे चले गए, हुँ, बच्चे बड़े हो गए, जो 20 साल तक एक घर की औरत के दिमाग में कुछ भी नहीं होता एक्सेप्ट मेरा बच्चा उठेगा कब, कब स्कूल जाएगा, क्या खाएगा, कितने बजे वापस आएगा, उसने क्या पढ़ा, क्या क्या लिखा। सडनली ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो जाती हैं क्योंकि बच्चे बाहर चले गए। उसने 20 साल तक एक्सेप्ट फॉर लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन और कोई काम किया ही नहीं होता। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। दे हैव नथिंग एल्स, जो 20 साल में कभी कोई काम ही नहीं किया होता एक्सेप्ट लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। अब उसको बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपना समय कैसे कहाँ से शुरू करे अपनी ज़िंदगी। एक तरफ मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स चल रहे हैं, एक तरफ एम्प्टीनेस सिंड्रोम चल रहा है। दूसरे पहले 20 साल तो बच्चों में लगे रहे, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब फाइनेंशियली भी वो शायद अपने ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना करियर भी छोड़ दिया, किसी भी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सा इश्यू बना देती हैं। लेकिन अगर घर के लोग इस बात को ध्यान रखें, उनसे डिस्कस करें कि नाउ इज़ द टाइम फॉर हर टू स्पेंड ऑन हर, फॉर हर डाइट, फॉर किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए सोशल ग्रुप्स, अपनी फ्रेंड सर्कल बनाए, तो मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके घर में कोई है इस उम्र का, तो आप बैठ के डिस्कस करें कि ये सिचुएशन या आ चुकी है, या चल रही है, या आएगी, और उस टाइम के ऊपर परिवार किस तरह की सपोर्ट कर सकता है अपने घर के अंदर जो इस तरह की जो लेडीज़ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, ये सेक्सुअल लाइफ़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का? ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसीज़ के कारण बिल्कुल, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, हम कहते हैं लिबिडो, सेक्स की डिज़ायर भी कम हो सकती है। लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ईस्ट्रोजन से ही, ईस्ट्रोजन की कमी के कारण ये सेक्सुअल लाइफ़ या सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाएँगी। लेकिन अगर बहुत लेट हो जाए, इनका मेनोपॉज़ कई बार बहुत जल्दी हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से बॉडी में कई बार इतने चेंजेस आ जाते हैं कि पेनफुल सेक्स हो जाता है। ओके। वजाइना में कुछ एज के कारण चेंजेस आ जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उसका बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नेचुरल कुछ विटामिन्स वगैरह से भी, और मेडिकल भी कुछ हॉर्मोन्स देने से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अभी तक जो डिटेल्स आपने बताई है ना, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है समाज में। तो ये जी, मैंने ये इसके बताया बारे कि में कोई विमेन, डिस्कस नहीं करता। बताया ना कि विमेन हैव बीन ओनली द केयरगिवर्स। उनकी बीमारियाँ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनको बहुत ही नेचुरल समझा जाता है कि ये ये तो अपने होना आप ही ही है, ठीक हो ये तो जाएँगी, होना ही है, अपने आप पार्ट ही, ऑफ लाइफ है, और ठीक भी अपने आप हो जाएँगी। ठीक भी अपने आप हो जाएँगी। कुछ हद तक कह सकते हैं कि टाइम के साथ, क्योंकि ये मेनोपॉज़ल के जो सिम्पटम्स हैं, 2, 3, 4 साल में ठीक हो जाते हैं। अच्छा। पर उस पर्टिकुलर टाइम को हुँ। अच्छे से ताकि निकल जाए, हमें उनकी पूरा इस बात के बारे में, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों को भी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं और कई बार हस्बैंड्स इतना ध्यान नहीं देते, बच्चों की ड्यूटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि अपनी मदर की फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान दें। सुन रहे हो बच्चों? डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, इसके ऊपर अमल करें आप ज़रूर, और इस वीडियो को भी आप लोगों तक पहुँचाएँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि माँ तो माँ ही है, तो केयर हम ही लोग रखेंगे उसकी। क्योंकि आपके जो घर में जेंट्स आम तौर पे तो वो तो बेचारा घर की जो जीवनी है, जो पैसा कमाना है, उसमें लगा होता है। तो बच्चे, यस, बच्चे आपने राइटली पिक किए। बच्चे अगर छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख लें, तो ये जो पीरियड आपके घर में लेडीज़ का आता है, ये आराम से एक एग्ज़िट इसका फिर हो पाएगा। हम लोगों को अब आजकल बहुत, हम वीडियोज़ देखते हैं, हम हर कोई अपने माँ-बाप का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इस चीज़ की, अवेयरनेस चल रही है। हाँ, अवेयरनेस चल रही है। ब हुँ। और ये बच्चों की शुरू से एक ड्यूटी, ज जो उनके हक हैं, उनकी शुरू से बच्चों की ब्रिंगिंग अप ऐसे होनी चाहिए कि उनको शुरू से इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए कि अगर उनके माँ या बाप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके बारे में सोचें। कम से कम सेंसिटाइज़ करना हमारा बहुत ज़्यादा ड्यूटी है। डॉक्टर रेनू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। और जो चीज़ें आपने बताई है ना, ये हो सकता है कि चाहे चीज़ इतनी सी है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो आई थिंक पूरी सोसाइटी को एक मैसेज ये जाता है, इवन अगर आप टीचर हैं, आप क्लास के अंदर अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि इसके जो नुकसान की अगर हम लोग बात करें ना, घर में अगर जो मेन मेंबर है, जो लेडी है घर की, जो घर चलाती है बेसिकली, अगर उसी का मन ठीक नहीं है, तो उस घर में शांति रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन उसकी आई हुई है। तो आप भी इसको शेयर करें अपने बच्चों के साथ में, कि उनकी मदर के साथ इस तरह की सिचुएशन हो, तो वो सपोर्ट करें अपनी मदर को। और जितने भी लोग हैं, वो ध्यान दें कि इस एक तो इसके ऊपर डिस्कस करें घर में बैठ के, कि ये सिचुएशन आई हुई है और हमें डाइट के ऊपर मेंटल स्ट्रेस ना आए, फाइनेंशियल इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, ताकि ये जो ट्रांज़िशन पीरियड है ये निकल जाए और फैमिली खुश ही रहे। बजाए इसके कि उस पीरियड के लिए वो दुखी हो, वो खुशी रहे। और डॉक्टर रेनू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ मैं गेस्ट। एंड में यही कहना जी। चाहूँगी कि मेनोपॉज़ का मतलब ये नहीं कि लाइफ़ रुक गई है, पॉज़ हो गई है। आजकल कहते हैं मी नो पॉज़। मी मतलब मेरा कोई पॉज़ नहीं नहीं हुआ है, है। क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी लाइफ़ पड़ी है और जी। हम पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, तो रिमेनिंग ईयर्स को हम और अच्छे से एन्जॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। और बहुत चीज़ें आपने आई ओपनर बताई हैं सोसाइटी के लिए। होपफुली ये समाज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाएँगी।
परिवारों को इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर करेंगी, परिवार इस पे डिस्कस करेंगे और आई थिंक लेडीज़ के लिए हम कुछ इस डिस्कशन से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और आप अगर चैनल पे नए हैं तो अपने हम लोगों के चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर आज डिस्कस की है तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर करें ताकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर हो, समाज में चर्चा हो और जो हमारी लेडीज़ हैं, उनके लिए वाक़ई हम अपना प्यार जता पाएँ। थैंक यू वेरी मच।